साउंड चेक कर लीजिए, आ रहा है? हेलो, आ रहा है? डन। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम है जय नाहटा और मैं आप लोगों का इंग्लिश ट्रेनर, मेंटर, गाइड एंड फैसिलिटेटर रहूँगा। लंच वंच कर लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ी सी नींद वगैरह आ रही होगी, बताएं नींद को भगाते हैं और हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। 12th क्लास इंग्लिश कोर्स जो है उसकी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, बड़े जल्दी 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 हेलो कर रहे हो आप लोग, राइट? तो बड़ा मज़ेदार रहेगा ये अपना सफ़र एंड आई विल इंश्योर दैट देर आर सम चैप्टर्स जो कि थोड़े से बोरिंग टाइप के हैं, बट देन आई विल इंश्योर कि वो है ना मज़ेदार लगें, राइट? वी विल हैव अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट लिटरेचर, अबाउट पोएम्स, अबाउट स्टोरीज and many more aspects of our lives, right? So we are beginning with poetry section. Okay, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, POEMS is not poems. Okay, you can go check it on the Google. It is poems. हम बहुत बड़ा मिसप्रोनाउंसिएशन करते आए हैं, राइट? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मौर्य प्रताप, नाम में ही आपके तो दम है यार, राइट? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून खान साहब। ओके, सो ये पोएम नहीं होता है, इट इज पोएम, ऑलराइट? सो वी हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली। ओके, सो इट्स पोएम। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लामिंगो बुक का जो अपना पोएट्री सेक्शन है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है, राइट? माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। Okay, we will begin with it. We will go through the literary devices. We will go through the explanation part. We will go through, important expressions. We will understand each and every line. So do not worry at all. Just keep your ears and your mind focused. Okay? We are going to, I'll ensure कि आपके मन में doubts जागे ही नहीं. Okay? Even if you have some doubts, we are most welcome. Okay? So I'll ensure that each and every doubt is ऑल क्लियर। ओके, तो हम सबसे पहला चैप्टर ये देखेंगे, लेकिन हम इस जर्नी को शुरू करें उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज पोएट्री ऑल अबाउट। ओके, व्हाट इज पोएट्री ऑल अबाउट? हम पोएम्स, हम पोएट्री लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। हम में, आप में से कुछ लोग लिखते भी होंगे। यू मस्ट हैव डेवलप्ड दिस स्पेशल टैलेंट। तो I just want to, talk about what is poetry, right? Poems क्या होती हैं, हम क्या चीजें एक्सप्रेस करते हैं poems के थ्रू, right? क्यों इतना important means of communication मानी जाती हैं poems, right? Poetry जिन्हें हम कहते हैं, तो हम क्यों इनको इतना important मानते हैं? क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्या इंपॉर्टेंस होती है? एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट से या कॉन्वर्सेशन से भी तो बातें बताई जा सकती हैं, राइट? लेकिन वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, इट विल स्टार्ट वर्किंग, इंटरनेट इश्यू होगा बेटा। ओके, सो पोएट्री या पोएम्स जो है वो क्या क्या चीजें एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं? हम सॉरो एक्सप्रेस करते हैं, हम इलेशन यानी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं, हम पेट्रियोटिज्म एक्सप्रेस करते हैं, राइट? हम पेट्रियोटिज्म एक्सप्रेस करते हैं। रिमेंबर, जब 1947 से पहले हमारे लीडर्स अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को फैला रहे थे, तो वो लोकल लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर्स में पोएट्रीज लिखते थे, शॉर्ट वर्सेस लिखते थे और जनमानस तक पहुंचाते थे। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट? भारत को एक करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट? सो वी हैव देन प्रेज वर्दी पोएम्स, ठीक है? हम प्रेजेस, तारीफ करने के लिए भी हम लिखते हैं, ठीक है? हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी लिखते हैं, राइट? क्रिटिकल पोएट्रीज होती हैं, क्रिटिक्स के रूप में हम लिखते हैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। हम अपना गुस्सा, अपना राथ, अपना एंगर, राइट, डिसअपॉइंटमेंट, ये एक्सप्रेस करने के लिए भी पोएट्रीज लिखते हैं। तो पोएट्रीज हमारे ओवरऑल ह्यूमन एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए
उनको खूबसूरत, है ना, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस के साथ पेश करने के लिए पोएट्रीज हम लिखते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनाते हैं। पोएट्री सिर्फ लिखी नहीं जाती हैं। अगर आप लोगों ने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा तो वो अपने फादर की लिखी हुई, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविताएं बहुत गर्व के साथ पढ़ते हैं। दैट इज समथिंग विच एक्चुअली हैज एन इम्पैक्ट, राइट। तो पोएट्रीज हम इम्पैक्ट डालने के लिए लिखते, पढ़ते हैं, सुनते हैं, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोएट्री इन ह्यूमन लाइफ। और ये हर सिविलाइजेशन में, हर कंट्री में पोएट्रीज का अलग अलग महत्व रहा है। नाउ लेट्स हैविंग टॉक्ड अबाउट ऑल दिस, लेट्स टॉक अबाउट our poet first, right? कमला दास। तो कमला दास जो हैं उन्होंने ये पोइट्री लिखी है, ओके। शी वॉज बोर्न इन 1934 मार्च, ओके, 31 मार्च 1934, एंड शी वॉज बोर्न इन केरला, साउथ इंडिया। बेसिकली ये इनका पेन नेम जो है वो माधवी कुट्टी है, राइट, माधवी कुट्टी। और इनका मेजर वर्क जो रहा है वो इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेजेस में रहा है। सो मेजर वर्क, शी हैज मेजरली रिटन हर वर्क इन इंग्लिश एंड मलयालम, ओके। और पॉलिटिक्स, चाइल्ड केयर, वुमेन इश्यूज, इन सब चीजों पे इन्होंने ज्यादातर अपना जो भी लेखन कार्य है, जो भी इनका वो है, वो इन्होंने इन चीजों पे, इन टॉपिक्स पे फोकस होके ज्यादातर वर्क अपना लिखा है। लेट्स गो थ्रू द थीम ऑफ द पोएम My Mother at 66. Aging and death are inevitable part of life. This symbol here, this strikes terror, right? This strikes terror. मृत्यु का, right? Symbol of death, symbol of decay, symbol of, perishing. Okay? So aging and death are inevitable part of life. What is inevitable? Inevitable is something which cannot be separated. Okay? तो ये एक अभिन्न हिस्सा है जिंदगी का, right? Aging और death. कोई भी प्राणी जो पैदा हुआ है, कोई भी प्राणी जो जिसने जन्म लिया है, राइट, अल्टीमेटली वो उसकी उम्र बढ़ेगी एंड वन फाइन डे इट विल हैव टू मीट इट्स अल्टीमेट डेथ, राइट, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट। तो एजिंग एंड डेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, ओके। देन देयर इज फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, डर मन में कि कहीं अलग ना हो जाए। पोएम इस चीज पे फोकस करती है कि जो पोएट हैं वो अपनी मदर से कहीं दूर ना हो जाएं। ये डर कॉन्स्टेंटली वो एक्सप्रेस करती रहती हैं। उनकी मदर बूढ़ी हो गई हैं और वो एक ना एक दिन, है ना, उनसे जुदा हो जाएंगी। बचपन से उनको ये डर था, राइट। हम सब में ये डर रहता है बचपन से कि कहीं पेरेंट्स से दूर ना हो जाएं। किसी मेले में गए, किसी, है ना, पार्टी में गए तो पेरेंट्स की आंखों से इधर उधर नहीं होना होता था। द सेम फियर, one day she might have to be separated from her mother, ये चीज उनको खाए जा रही थी। और वही एक्सप्रेशन यहां पे दिखाया गया है, बहुत पेनफुल एंड फुल ऑफ एंग्विश, ओके। she is actually pained at the core of her heart, right? So a daughter who dreads, right, गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मदर, ये बेसिक इसकी थीम लाइन है कि अपनी मां से वो दूर ना हो जाएं, ये डर वो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस करती जा रही है। शी इज अगास्ट, अगास्ट का मतलब क्या हुआ? अगास्ट इज, उनको इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है, इस बात का दर्द है, इस बात का दुख है, राइट। शी इज कंप्लीटली शैटर्ड विद द फीलिंग कि कहीं उनको अपनी मदर की बढ़ती हुई उम्र के कारण वो दिन ना देखना पड़े कि जब वो, है ना, होंगी नहीं। सो कॉप्स लाइक फेस, वो उनको देख के तकलीफ में आ जाती हैं। अपनी मदर को वो बूढ़ा होते हुए देख के उनके चेहरे से, है ना, वो जो चार्म हट चुका है उनके चेहरे से, वो जो एक वाइटैलिटी, है ना, एक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ का जो साइन होता है वो हट चुका है। ये देख के वो बहुत उदास हो जाती हैं। कॉप्स का मतलब होता है ह्यूमन डेड बॉडी, ओके। रिमेंबर, कॉप्स इज ह्यूमन डेड बॉडी। और हम एक और वर्ड यूज करते हैं, कार्कस, विच इज the dead body of an animal, okay, dead body of an animal or a bird or birds, ठीक है। तो उसे कार्कस कहते हैं और इंसान के मृत शरीर को हम कहते हैं कॉप्स।
तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ऑलराइट, ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो वो अपनी मदर के चेहरे को देखती है और उनको लगता है बुढ़ापे के कारण इनका चेहरा बिल्कुल किसी मृत शरीर की तरह हो गया है, और वो देख के घबराने लग जाती हैं, वो इस बात को देख के दुखी होने लग जाती हैं। एंड देन दिस साइट एक्चुअली प्रोवोक्स हर चाइल्डहुड फियर। और बचपन का वो क्या था, चाइल्डहुड फियर क्या था? चाइल्डहुड फियर था कि कहीं उनको अपनी मदर से दूर ना होना पड़ जाए, राइट। और वो बचपन का डर वापस, है ना, वो उनके मन में वापस स्टर अप हो जाता है, वापस स्टिमुलेट हो जाता है वो, और ये चीज वो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। एंड इट मेक्स हर रियलाइज कि वो खुद बूढ़ी होती जा रही हैं, राइट। अल्टीमेट ट्रूथ जो होता है लाइफ का, वो उनको फेस करना है, राइट। तो उनको खुद को भी ये विश्वास होने लग गया है कि शी टू, वो खुद भी क्या होने लग गई हैं, बूढ़ी होने लग गई हैं। एंड वन फाइन डे, हु नोज, शी माइट ऑल्सो हैव टू meet the same fate. Okay, let's very quickly look at the summary of this poem. Now, the poet gives a poignant description of her fear of separation from her mother since she has already aged. Now, look at this picture, wrinkled, right, fragile, weak and frail. Okay, और उनकी मदर का चेहरा भी वैसा ही उनको दिख रहा होता है, और इसीलिए वो इतने तकलीफ में है, राइट। ओके, तो वो इसीलिए इतनी तकलीफ में है कि उनकी मदर का चेहरा जो है वो इस तरह से हो गया है, और क्या पता किस दिन उनको बुरी खबर मिल जाए। ओके, सो शी डज नॉट वांट टू बिलीव एक्चुअली दिस रियलिटी। तो उनको ये एक बड़ा ही, है ना, दुखद एक्सप्रेशन है इस पोएट्री के थ्रू। व्हाइल द पोएट इज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू मूव टू कोचीन, शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर. She is already 66 years old. She is looking very, very old, pale and weak. और ये बात उनको मन मन तकलीफ पहुंचा रही है कि मदर बूढ़ी हो चुकी हैं, right? The sight arouses a very sad feeling in her heart, and she looks out of the car on the other side of the window. दूसरी तरफ वो देखने लग जाती हैं, right? वो दूसरी तरफ देखने लग जाती हैं। एक तरफ उनकी मदर बैठी है और दूसरी तरफ, राइट, और दूसरी तरफ उनकी वो देखती हैं खिड़की से बाहर, तो वहां उनको दिखाई देते हैं हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं उनको, है ना, घरों से बाहर निकल के, है ना, भाग के बाहर निकल के आते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे मुस्कुराते हुए, फुल ऑफ लाइफ, वाइटैलिटी, राइट। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज, है ना, वो एक ही जगह बैठे बैठे देख रही हैं, राइट। तो कंपेयर करने लग जाती हैं कि यार एक तरफ मुझे यूथ दिखाई दे रहा है, एक तरफ वो, है ना, ओल्ड एज दिखाई दे रही है उनकी मदर की, एंड शी इज ओवरकम बाय द चाइल्डहुड फियर अगेन. व्हाट डज शी सी when she looks out of the window? On the other side, young trees and children running out of their homes, right? And they are full of vitality, spontaneity, youth, energy, right? The kids are, you know, brimming with life, right? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, और पेड़ हरे भरे, है ना, दौड़ते हुए, वो कार का मूविंग इफेक्ट है, उसकी वजह से पेड़ पीछे भागते हुए इफेक्ट दिखाते हुए, है ना, दिखाई देते हैं, और उनको लगता है यार कि यहां यूथ है और यहां ओल्ड एज है, क्या सच में उनकी मदर, है ना, उनको छोड़ के जाने वाली है? वो विश्वास नहीं करना चाहती हैं. When she reaches the airport, सिक्योरिटी चेक वगैरह करवाती हैं. आई होप आप लोगों को पता है, राइट, आप लोगों में से कईयों ने एरोप्लेन से ट्रैवल किया होगा, और वहां एक सिक्योरिटी चेक होता है जिसमें सब, है ना, आपके बॉडी, आपका जो सामान है वो सारा कुछ, है ना, स्कैन किया जाता है. एंड देन उस सिक्योरिटी चेक के बाद जो लॉबी होती है एयरपोर्ट की, आप वहां खड़े होके जो सी ऑफ करने आए उनको बाय बाय कर सकते हो. तो उनकी मदर उस एरिया में होती है जहां सारे, है ना, सी ऑफ करने वाले रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आए हुए हैं. तो वो पोएट क्या करती हैं, सिक्योरिटी चेक के बाद वापस अपनी मदर को देखती हैं और कंपेयर करती हैं विंटर मून से अपनी मदर के चेहरे को. Because it has lost all the charm, it has lost all the brightness, right, all the liveliness on her face. Winter moon से कंपैरिजन क्यों, ये हम एनालिसिस जब करेंगे तब देखेंगे. तो विंटर मून से कंपैरिजन करती हैं और वो वापस वही नाइटमेयर जो था उनके, है ना, बचपन का, वो वापस जागने लग जाता है. बचपन से ही उनको डर लगता था, कांपने लग जाती थी कि उनकी मदर उनसे दूर हो जाएंगी, और वो वापस वही डर उनको सताने लग जाता है, राइट. द पोएट ट्राइज टू बी काम एंड कंपोज. आखिर तक हम देखेंगे कि पोएट जो है वो अपने चेहरे पे इस एक्सप्रेशन को दिखाती नहीं है. अदरवाइज who knows, her mother might have felt that same painful feeling, and हो सकता है वो उनको कुछ हो जाता. तो वो अपनी मदर को ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती हैं
कि वो मन ही मन घबरा रही हैं, वो मन ही मन डर रही हैं, राइट। वो ये नहीं बताना चाहती हैं कि उनकी मदर अकेली होने वाली हैं वापस, क्योंकि वो अब अपने खुद के घर जा रही हैं पोएट। तो वो चेहरे पे स्माइल लेके अपनी मदर को एश्योर करती हैं दैट सी यू सून, राइट, हम बहुत जल्द मिलेंगे। ये जो सी यू सून वाला पॉजिटिव नोट है, ये डीप रूटेड नहीं है, उनके मन से ये फीलिंग सामने नहीं आ रही है, राइट। वो बस अपने आप को, है ना, भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं। एंड शी ओनली सेज सी यू सून अम्मा, राइट। शी प्रॉमिसेस कि बहुत जल्द मिलेंगे। लेट्स गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, राइट। ग्रामर 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 हाँ, ग्रामर के जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो यहां हम देखते जाएंगे बीच बीच में, बट स्पेसिफिकली ग्रामर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ओके। इन सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑन ग्रामर एज यू हैड टू गो थ्रू इन योर 10th स्टैंडर्ड, वो चीज यहां पे नहीं है। सो डोंट वरी, राइट। आई होप एंड सीबीएसई बिलीव्स कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी ग्रामर सीख रखी है। लेट्स गो थ्रू इट। और साथ में ही इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे, राइट, सिमिली, मेटाफर वगैरह वगैरह। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मेक श्योर कि आप इस प्रेपोजिशन को नहीं भूलेंगे, राइट। तो देखो क्या होता है कि पोएट अपनी मदर के घर से, अपने मायके से, है ना, अपने घर जा रही हैं। वो she is already married, so she has her own house, her own home in Cochin, right? Cochin को हम कोची भी बोलते हैं, राइट। केरला का केरला की एक सिटी है। तो वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही हैं, ओके। वो कोचिन जा रही हैं और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो कार में जब वो अपने घर से एयरपोर्ट जा रही होती है, उनकी मदर उनके पास बैठी होती है, राइट। शी accompanies her mother, accompanies her. She's sitting just beside her, right? And she looks at her mother. What does she observe? Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse. तो देखो यहाँ पे ये जो words दिए गए हैं, doors open mouth, right? Her face ashen like that of a corpse. तो उनका मुंह डोज देखो, एक होता है DOSE, एक होता है DOSE, राइट, जो वैक्सीन के डोजेस हैं, ठीक है, खुराक। ये डोज वो डोज नहीं है। DOZE जो है उसका मतलब हो गया नींद ले लेना, नैप, टू टेक अ नैप, टू स्लीप, ठीक है। तो वो देखती है उनकी मदर सो चुकी हैं। अब आप लोगों ने गौर किया होगा, young kids, right, and old aged people, they tend to feel sleepy in any moving vehicle, okay? तो कार, ट्रेन, एरोप्लेन, है ना, इन सब में, मूविंग व्हीकल में कई बार नींद आने लग जाती है, स्पेशली जो ओल्ड एज लोग होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट। तो उनका मुंह खुला हुआ सा रहता है और, है ना, उनको नींद आ जाती है ना। मुंह ओपन क्यों है? बिकॉज शी इज ओल्ड एंड लैक्स फेशियल कंट्रोल ऑफ द मसल्स। तो मसल्स पे उनके अब इतना कंट्रोल है नहीं, तो इसीलिए उनका मुंह थोड़ा सा, है ना, खुल जाता है, राइट, नींद लेने के कारण। सो डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। लाइक वर्ड यूज किया गया है, यहां पे सिमिली यूज की गई है। सिमिली क्या है? इसे स्माइल मत बोलिएगा फ्रेंड्स, स्माइल मत बोलिएगा, स्पेलिंग अलग है और इसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग भी अलग है। सिमिली क्या होती है? जब हम दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो आइडियाज के बीच में कंपैरिजन करते हैं और लाइक या एज वर्ड यूज करते हैं। when we compare two ideas, to people, to things, right, and that comparison is done using the words either like or as, तो उसे हम कहते हैं simile, okay, उसे हम simile कहते हैं। तो यहां पे वो ashen like that of a corpse, तो वो कहती है उनकी मां के चेहरे को देख के ऐसा लगता है उनकी मां का चेहरा राख के समान। एशन, ऐश की तरह, कलरलेस, फीका पड़ गया है। एशन का मतलब क्या होता है? एशन का मतलब होता है फीका, राइट, कलरलेस, है ना, रंगहीन हो गया है बुढ़ापे के कारण, है ना, इलनेस के कारण, है ना, बीमारी के कारण, ओल्ड एज के इफेक्ट के कारण, ओके। तो वो बूढ़ी लगने लग गई हैं। उनकी मदर के चेहरे को वो कंपेयर करती हैं जैसे कि कोई मृत शरीर पड़ा हो। दो चीजें देखो यहां पे कि एक तो उनका मुंह खुला है और दूसरा वो सो चुकी हैं। तो ऐसा लग रहा था she has lost all the life in her, okay? तो ऐसा लगता है कि किसी मृत शरीर की तरह है। वो फीलिंग अपने आप अपनी मदर के प्रति आने लग जाती है और वो दुखी हो जाती हैं। and realized with pain
that she was as old as she looked. अब इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? She was as old as she looked. सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा कि वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, अपनी यूथ को मेंटेन करते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, राइट? सो दे फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट, दे फॉलो अ स्ट्रिक्ट वर्कआउट प्लान, और उनकी उम्र जितनी होती है उतनी उनकी शक्ल से पता नहीं चलता है, राइट? हमारे सलमान खान है ना, तो 52-53 इयर्स के हैं, लेकिन है ना अभी भी बहुत यंग एक्ट्रेसेस के साथ एज ए लीड एक्टर काम करते हैं, राइट? फॉर दैट मैटर अक्षय कुमार, शाहरुख खान। तो ये जो एक्टर्स हैं ये अपने चेहरे पे है ना उस चीज को, उस ओल्ड एज को शो नहीं होने देते हैं, राइट? तो इंसान के साथ ये चीज होती है कि कई बार वो उसकी उम्र जो होती है वो उसके चेहरे से पता नहीं चलती, राइट? वो बूढ़ा हो चुका होता है लेकिन चेहरे से पता नहीं चलता, और कई बार वो जवान होता है लेकिन उसके चेहरे पे बुढ़ापा झलकने लग जाता है, राइट? दोनों चीजें होती हैं। तो यहां पे वो इस रियलिटी से रूबरू हो रही हैं, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करी है कि एक्चुअली उनकी मदर जितनी बूढ़ी दिख रही हैं, जो उनके चेहरे पे रिंकल्स वगैरह हैं, वो एक्चुअल में इस बात का संकेत है कि वो बूढ़ी हो गई हैं, जितनी बूढ़ी दिख रही हैं उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। She has to accept this reality, okay? But इस डिप्रेसिंग थॉट को, इस विचार को वो दिमाग से निकाल देना चाहती हैं, वाइप आउट कर देना चाहती हैं। तो वो क्या करती हैं? But soon put that thought away. वो इस विचार को दिमाग से हटा देती हैं, राइट? वो इस बात को दिमाग से हटा देती हैं। She put that thought away, और क्या करती हैं? Soon put that thought away and looked out. Soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. देखो young trees में why, sorry for that, देखो young trees में ये जो why है, ओके, सो ये जो यहां पे दिया हुआ है y और ये जो यहां पे t है, ये यंग ट्रीज में कैपिटलाइज है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट, इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द फैक्ट के पेड़ कितने हरे भरे हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो व्हेन शी लुक्स आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द कार, व्हाट डज शी ऑब्जर्व? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया? दौड़ते हुए। पेड़ दौड़ नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली पेड़ों के पैर नहीं होते हैं, दौड़ते नहीं है यार, दे आर स्टेशनरी। तो ये इफेक्ट क्या बता रहा है? ये इफेक्ट बता रहा है कि पेड़ों को भागते हुए बताया गया है, फुल ऑफ यूथ एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट? स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग बना है स्प्रिंट से, स्प्रिंट का मतलब भागना, शॉर्ट रेस, हमारे उसेन बोल्ट साहब है ना, सो आइकॉनिक रनर, आइकॉनिक स्प्रिंटर। तो उनकी तरह आप उससे कोरिलेट करके समझ लो इस वर्ड का मतलब स्प्रिंटिंग यानी भागना। सो यंग ट्रीज भागते हुए दिखाई देते हैं उनको, कार आगे बढ़ती जा रही है और इसीलिए पेड़ पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखो मेरी की स्पेलिंग, यहां मेरी की स्पेलिंग देखिए MERRY है। मेक नोट, MARRY इज मैरी, राइट? टू मैरी समवन, शादी, विवाह करना, और मेरी यानी हैप्पी, ओके? रिमेंबर मेरी क्रिसमस बोलते हैं, मेरी क्रिसमस का मतलब हो गया हैप्पी क्रिसमस। तो यहां पे मेरी का मतलब हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन। और एक तरफ पेड़ दिखाई देते हैं और फिर देखती हैं कुछ दूरी में है ना खुले मैदान में अपने घरों से बाहर भाग के आते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और वो इन दोनों साइड्स को, ये दोनों साइड्स क्या उनको दिखाती हैं? contrasting view, okay? There is a contrast used here. On one side her mother looks very old, devoid of any life and energy, और दूसरी तरफ जब वो देखती हैं यंग ट्रीज, हरे भरे पेड़, दौड़ता हुआ इफेक्ट, बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग आउट का मतलब क्या होता है? यू भाग के अलग अलग दिशाओं में है ना स्प्रेड हो जाना। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज उनको दिखाई देते हैं, उनका दिमाग थोड़ी देर के लिए उस डिप्रेशन से बाहर आता है। नाउ लेट्स लुक एट द लिटरेरी डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सीबीएसई में 10th में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे लिटरेरी डिवाइसेस, आप लोगों ने पोएट्री में पढ़ी होंगी 9th-10th में, यहां भी हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस इन पे भी बेस्ड होते हैं, याद रखिएगा, ओके? डू नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग दीज लिटरेरी डिवाइसेस लाइटली, ओके? नाउ बेसिक जो यहां पे है ना एक बेसिक एंगल से अगर हम देखें तो
जो लिटरेरी डिवाइसेस इस पार्ट में यूज की गई हैं वो हम कवर कर रहे हैं। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। सिमिली, सिमिली इज जब हम एज या लाइक वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। ओके, द किंग वॉज अ लायन, मतलब हो गया राजा शेर था, यानी हमने लाइक या एज वर्ड यूज नहीं किया है, दिस इज मेटाफर। लेकिन जब मैं कहूं द किंग वॉज एज ब्रेव एंड फिरोशियस एज अ लायन, तो यहां पे मैंने लाइक एज वर्ड यूज कर लिया। सिंह के समान, शेर के समान बहादुर और रौबदार था राजा, तो यहां पे मैंने क्या यूज किया, द किंग वॉज एज फिरोशियस एज अ लायन, तो यहां पे एज वर्ड यूज किया है कंपैरिजन के लिए लायन और किंग के बीच, तो वो हो जाती है सिमिली। कहां यूज कर रहे हैं, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ओके, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। हमने यहां पे देखा कि उनकी मदर का चेहरा वॉज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इस पार्ट में, इस लाइन में हमने देखा सिमिली है। देन असोनेंस, असोनेंस क्या होता है, व्हाई नॉट मेटाफर, किसी ने पूछा व्हाई नॉट मेटाफर, ना इसलिए मेटाफर नहीं है बेटा क्योंकि यहां पे एज या लाइक दोनों में से कोई एक वर्ड यूज किया गया है। सी कंपैरिजन, उनकी मदर का फेस है ना किससे कंपेयर किया गया है, कॉर्प्स से, है ना, वो अपनी मदर का फेस किसी मृत पड़े शरीर के चेहरे से कंपेयर कर रही है। सो दिस कंपैरिजन इज मेड यूजिंग दिस वर्ड लाइक, एज या लाइक दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करके जब हम कंपैरिजन करते हैं उसे हम सिमिली कहते हैं, मेटाफर नहीं। असोनेंस क्या होता है, जब हम है ना कंसेक्यूटिव लाइंस में किसी वॉवल साउंड को या किसी वॉवल साउंड को या वॉवल को है ना रिपीट होते हुए देखते हैं, वो इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं असोनेंस, राइट। क्या देखने को मिल रहा है हमें ओ साउंड, ए साउंड, ई साउंड, या इनका पर्टिकुलरली इन्हीं का यूसेज देखने को मिल रहा है। देखे कहां, डोज, ओपन, माउथ, राइट, हर फेस, एक्शन लाइक दैट, तो ये देखो ये बार बार रिपीटिशन हो रहा है ना, ये साउंड बहुत रिपीटेडली हम सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जब आप रिसाइट करोगे तो भी आपको ये इफेक्ट दिखेगा, ऐसे असोनेंस कहते हैं। और इसी का दूसरा वर्जन होता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस नाम से ही आप समझ सकते हो, कॉन्सोनेंट साउंड जब यूज किए जाएं, जब कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो या कॉन्सोनेंट साउंड आपको रिपीटेटिवली दिखाई दे, राइट, या सुनाई दे, बोलते वक्त, पढ़ते वक्त आपको ऑब्जर्व करने को मिले, तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। देखो, बट सून, बट, पुट, दैट, राइट, थॉट, राइट, तो ये टी साउंड रिपीट हो रहा है। स्प्रिंटिंग, स्पिलिंग, कंसेक्यूटिव लाइंस में देखो, कंसेक्यूटिव लाइंस में आपको ये एस साउंड यहां पे देखने को मिल रहा है, स्पिलिंग, स्प्रिंटिंग, ट्रीज, राइट, तो ये एस साउंड और टी साउंड कॉन्सोनेंट है, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों को व्हाट डज अगास्ट मीन, हर्षित, हर्षित अगास्ट का मतलब होता है दुखी, तकलीफ में होना, ठीक है, दुख से भर जाना। ओके, हार्ट ब्रोकन जिसे कहते हैं, अब हार्ट ब्रोकन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजरी। नाउ व्हाट इज इमेजरी, इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस, पोएट्स वर्ड्स, एक्सप्रेशंस इस तरह से यूज करते हैं कि उनको पढ़ के हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमें रोजेस का है ना डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो हम ऑल्फैक्टरी, हमारे सेंसेस जो है ना, हम उसकी महक इमेजिन कर सकते हैं, हम उसका खूबसूरत लाल रंग है ना इमेजिन कर सकते हैं। कहीं पहाड़, झरने वगैरह अगर मेंशन आ जाए तो हम उनको इमेजिन करने लग जाते हैं, हम है ना इमेजिन कर सकते हैं कि हम कहीं गए थे घूमने और पोएट्री में जैसा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वैसा हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सिमिलर सा, तो हमारी इमेजिनेशन क्या होने लग जाती है ना, जागने लग जाती है, तो हम उसे कहते हैं इमेजरी। सर्टेन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जब हमें इमेजिन करने पे है ना मोटिवेट कर दे तो वो होती है इमेजरी। यहां इमेजरी किन वर्ड्स से हम किन वर्ड्स में इमेजरी देखते हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, तो है ना पेड़ों को भागते हुए, हरे भरे पेड़ है ना, छोटे छोटे प्यारे मुस्कुराते हुए है ना, खेलने के लिए आतुर बच्चे है ना, ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चे कैसे खिलखिलाते हुए। रिमेंबर स्कूल डेज में क्या हुआ करता था, आखिरी लेक्चर की जो घंटी बजती थी उसके बाद बस हमारी बैग्स तैयार होती थी और हम भागने के लिए तैयार। टीचर भले ही कुछ भी पढ़ा रहा हो लास्ट लेक्चर में, और अक्सर वो लेक्चर हुआ करता था या तो सोशल साइंस का या फिर मैथ्स का, राइट, कई बार कंप्यूटर का हुआ करता था, और वेट करते थे कि कब वो आखिरी है ना घंटी बजे और हम बस टीचर पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं, बस हमें भागना है। दैट इज
दैट इज व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड थ्रू हर वर्ड्स। वो बच्चे भाग के बाहर आ रहे हैं अपने घरों से कि दोस्तों के साथ खेलना है, एंड दे आर स्पिलिंग आउट, राइट। एंड रेपिटिशन, देखो रेपिटिशन दो तरीके के होते हैं, जब हम वर्ड्स यूज करें या जब हम कंप्लीट आइडिया यूज करें, ठीक है, रिपीट करें। कई बार वर्ड्स अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं, उसको हम रेपिटिशन कहते हैं, ठीक है। वो इफेक्ट बताने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर है ना इफेक्ट को दिखाने के लिए वर्ड्स बार बार यूज किए जाते हैं, राइट, अलग अलग जगहों पे एक पोएम में। या फिर होता है एक आइडिया पूरी, राइट, कुछ लाइनें, कुछ फ्रेजेस बार बार रिपीट किए जाते हैं पूरी पोएम में, और उसे हम कहते हैं रिफ्रेन, राइट। वो भी रेपिटेशन है, लेकिन उसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं रिफ्रेन। ओके, व्हाट इज कोचिन? कोचिन इज अ प्लेस, भारती, कोचिन इज अ प्लेस बेटा, राइट, जिसे कोची भी कहते हैं हम, राइट। ओके, सो रेपिटेशन ऑफ वर्ड लुक्ड, ये लुक्ड वर्ड जो है वो 2-3 बार यहां पे यूज किया गया है। तो जैसे कि ये यहां पे यूज किया गया है, राइट, यहां पे हम देख रहे हैं लुक्ड यूज किया गया है, वापस यहां पे लुक्ड यूज किया गया है। सो दिस इज रेपिटिशन। सो द विजुअल इफेक्ट वो बताने के लिए कि एक तरफ वो देखती हैं उनकी मां का चेहरा मुरझाया हुआ सा, और अगेन व्हेन शी लुक्स आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडो ऑफ द कार, वो देखती हैं कि एक खिले हुए चेहरे, हरे भरे पेड़। तो वो लुक वर्ड विजुअल इंपैक्ट बताने के लिए यहां पे मेंशन किया गया है। ओके, सो इस तरह से ये इस पार्ट में, ये पूरी पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस नहीं है, ये सिर्फ इस पार्ट के लिटरेरी डिवाइसेस हैं, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेल। सेकंड पार्ट, लेट्स लुक एट द अदर पार्ट ऑफ द पोएम, द लास्ट पार्ट। ओके, अब क्या होता है कि जब वो स्टेशन, जब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती हैं, तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक करके वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हैं, लॉबी में चली जाती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked at her wan pale late winter's moon. Okay, यहां पे wan pale क्या है? wan pale, देखो यहां पे प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, यहां पे ये wan है, ठीक है, यहां पे वन नहीं है, ये यहां पे वैन नहीं है, इट इज wan। wan का मतलब हो जाता है कलरलेस। ओके, कलरलेस, फीका, बिल्कुल रंगहीन, है ना, रंग उड़ा हुआ। सो कलरलेस। तो सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ यार्ड दूर पे खड़ी होके वो अपने मदर को वापस गौर से देखती हैं। तब तक वो डिप्रेसिंग थॉट उनके दिमाग से निकल गया था, फिर वापस अपनी मदर के चेहरे को देखती हैं, तो क्या लगता है उनको? अरे यार, ये तो वास्तव में उनको लगता है कि मेरी मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, चेहरे पे फीकापन आ चुका है, मुरझा सा गया है, रिंकल्ड फेस, राइट। सो शी लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon। देखो यहाँ पे लेट विंटर्स मून है ना, दो चीजें यहाँ पे गौर करने लायक हैं, एक तो विंटर का मेंशन किया गया और मून का मेंशन किया गया है। विंटर इज अ सिंबल ऑफ इनएक्टिविटी, विंटर इज अ सिंबल ऑफ इनएक्टिविटी। हाइबरनेशन में कई एनिमल्स चले जाते हैं सर्दियों में, हम भी थोड़ा सा एनर्जी लेवल डिम सा महसूस करते हैं, है ना, देयर इज अ डिप इन आवर एनर्जी लेवल, तो वो विंटर्स में होता है, राइट। और समर्स में कंपैरेटिवली एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा, इंसान जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहां पे विंटर को यूज किया गया है टू सिंबलाइज इनएक्टिविटी एंड डीके। एंड मून, विंटर्स मून, है ना, सर्दियों का चांद, वो जो फॉगी इफेक्ट, वो जो मिस्टी इफेक्ट होता है धुंध के कारण, तो आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में चांद उतना ब्राइट नहीं होता है जितना गर्मियों में होता है। गर्मियों में क्रिस्टल क्लियर स्काई, राइट, एंड यू कैन जस्ट लुक एट the brightness of the moon and it appears very beautiful। लेकिन वही मून अगर आप किसी फुल मून डे को, अगर पूर्णमासी की रात को अगर आप सर्दियों में ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे उसकी चांदनी थोड़ी सी फीकी पड़ी हुई है, उसकी रोशनी थोड़ी फीकी पड़ जाती है, बिकॉज ऑफ द फॉगी इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मिस्ट और फॉग इन द एटमॉस्फेयर। तो वो अपने मदर के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। एंड द पोएटिक डिवाइस अगेन हियर इज एज अ लेट विंटर्स मून, एज वर्ड यूज किया गया है। कम ऑन, क्या पोएटिक डिवाइस क्या है यहां पे? पोएटिक डिवाइस क्या है? इमेजरी ऑल्सो नोन एज पर्सोनिफिकेशन? नहीं, इमेजरी, विदिशा, इमेजरी इज नॉट पर्सोनिफिकेशन बेटा, इमेजरी इज नॉट पर्सोनिफिकेशन। हम पर्सोनिफिकेशन क्या होता है वो देंगे। पर्सोनिफिकेशन इज जब हम किसी एक
है ना, एक निर्जीव वस्तु या जानवर को, है ना, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, ह्यूमन क्वालिटी उसको हम एट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ओके, जैसे सन को हमने कह दिया ही इज सो ब्राइट, ही शाइन्स ब्राइटली, तो हमने सन के लिए ही यूज किया है, ही हम इंसान के लिए यूज करते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। तो यहां पे क्या, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? सिमिली, एग्जैक्टली, धड़ाधड़, बड़े इंटेलिजेंट है यार आप लोग, वेरी गुड। सो सिमिली यूज की गई है यहाँ पे, एज या लाइक वर्ड यूज किया गया है। कंपैरिजन, क्या चीज का कंपैरिजन है? उनकी मदर का चेहरा कंपेयर कर रही है विंटर मून के साथ। क्या, और कंपैरिजन का सिग्निफिकेंस, उनकी मदर का चेहरा फीका पड़ गया है, किसकी तरह? सर्दियों में दिखने वाले चांद की तरह। ओके, सो अ क्वेश्चन माइट अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपैरिजन विद विंटर मून? व्हाई विद विंटर मून? ओके, because winter is a symbol of inactivity and decay and moon in winters appears to be dull. उनके मदर का चेहरा भी डल दिख रहा है। एंड जैसे ही वो अपनी मदर का वो पेल चेहरा देखती हैं, what happens? Again that same night, nightmarish fear, that old familiar ache, felt that old familiar ache, my childhood's fear. एक का मतलब टूथ एक, स्टमक एक, बड़े बहाने बनाते थे हम, है ना, एब्सेंट होते थे तो, है ना, वो लीव एप्लीकेशन लिखते वक्त, आई हैड स्टमक एक सो आई कुड नॉट अटेंड द क्लासेस, है ना, बड़ा मजा आता था, है ना, बिना मतलब के क्लासेस बंक करते थे, लेकिन फिर भी बहाना क्या बनाते थे? टूथ एक हो गया था मैम, छुट्टी इसलिए ग्रांट कर दीजिए, राइट, है ना, स्टमक एक हो गया था, हेडेक हो गया था। हेडेक तो बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है आजकल, है ना, बड़ी कॉमन बीमारी हो गई, आप लोग बड़ा स्ट्रेस लेने लग गए हो लाइफ में। तो फेमिलियर एक, और देखो कितनी खूबसूरती से ये वर्ड यूज किया गया है, फेमिलियर। सी द ब्यूटी ऑफ पोएम्स, हम वर्ड्स को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि वो अपने आप में, है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल, है ना, अभिव्यक्ति बन जाती है। फेमिलियर एक क्यों कहा है? बचपन में भी वो डर उनको नाइटमेयर्स दिया करता था, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे पोएट के, जब वो अपनी मदर से दूर होने का सोचती थी, तो वो जाना पहचाना दर्द, है ना, वो जाना पहचाना दर्द वापस जागने लग जाता है उनके मन में कि मदर से दूर होने का शायद समय आ गया। शी हैज टू कम टू टर्म्स विद द रियलिटी कि शायद उनकी मदर अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं, हु नोज व्हाट माइट हैपन, राइट, वापस मिलना होगा या नहीं। बट तो वो चाइल्डहुड फियर उनके मन में जागा है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन हिम्मत अभी उन्होंने खोई नहीं है, अपने चेहरे पे वो आंसू, अपने चेहरे पे उदासी वगैरह ये सब नहीं दिखाना चाहती हैं, वो अपने चेहरे पे ये शिकन नहीं एक्सप्रेस करना चाहती हैं। अब क्या होगा, मेरी मदर अगर नहीं रही तो क्या होगा, या ये अकेली, मैं इनको अकेला छोड़ के जा रही हूं, राइट, इनको कहीं तकलीफ ना हो जाए। शी डज नॉट वांट टू एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग्स, नॉट एट ऑल। ओके, हाँ, आज इंग्लिश की 2 क्लासेस हैं, राइट, वी हैव 2 क्लासेस, वन द अदर वन इज एट 6:45 PM, so please do not skip that class also. We'll be covering one more topic from the poetry section. Okay, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे। प्लीज 6:45 PM आज वापस एक और क्लास है। ओके, ऑलराइट, तो आप देखो यहां पे वो बचपन का डर वापस जाग रहा है, राइट, और अब वो क्या करती हैं, अपनी हिम्मत को बनाए रखती हैं, राइट। कई बार होता है इंसान टूट जाता है यार ऐसा सीन देख के, राइट, अपने पेरेंट्स से दूर, कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही, है ना, जिंदगी को केयरलेसनेस से जीने वाला इंसान हो, केयर फ्री इंसान हो, लेकिन अपने पेरेंट्स से अलग होने का विचार उसे, है ना, उसके मन में वो डर भर देता है। वही उनके साथ होता है, लेकिन शी मस्टर्स करेज, ओके, शी गैदर्स ऑल हर स्ट्रेंथ एंड करेज, और वो अपनी मदर को क्या कहती हैं? These are the parting words, है ना, विदा लेते वक्त वो कहती हैं see you soon अम्मा, अश्योरेंस देती हैं अपनी मदर को, राइट। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? अश्योरेंस देती हैं अपनी मदर को कि माँ आप डरो मत, आप घबराओ मत, अकेले नहीं हो, मैं जल्द मिलने आऊंगी आपसे, हम जल्दी मिलेंगे। अपनी बूढ़ी उम्र दराज मदर को वो ये फील नहीं करवाना चाहती हैं कि आप अकेले रहने वाले हो, अब, है ना, अगली मीटिंग तक आप अकेले ही रहोगे, चाहे वो कितने दिनों की हो, राइट। लेकिन वो क्या करती हैं, वो इस बात को हावी नहीं होने देती अपनी मदर पे, राइट, ठेस नहीं पहुंचाना चाहती अपनी मदर को कि उनको अब अकेले रहना पड़ेगा। सो ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सी हियर इट इज रेपिटेशन, ओके, इट इज रेपिटेशन, प्योर रेपिटेशन, राइट, ऑफ द वर्ड स्माइल। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखो इस एक वर्ड को 3 बार उन्होंने, है ना, 3 बार उन्होंने रिपीट किया है। ये यहां पे क्या इंपॉर्टेंस है इस वर्ड को रिपीट करने का? बस वो एक
खोखली सी झूठी सी हंसी अपने चेहरे पे, है ना, बिखेरते हुए उनसे विदा लेती हैं। शी इज नॉट एट ऑल स्माइलिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हर हार्ट। वो मन से नहीं हंस रही हैं, राइट, अपनी मदर से दूर हो रही हैं। हो सकता है कि प्लेन में बैठ के वो घंटों रोई होंगी, है ना, कोचिंग जाके वो रोई होंगी अपने मदर के लिए, लेकिन वहां अपने आंसू नहीं दिखाती हैं। शी डज नॉट शेड इवन अ सिंगल टीयर, रादर शी जस्ट स्माइल्स लुकिंग एट हर मदर्स फेस। ये इसलिए ताकि उनकी मदर का हौसला बना रहे, उनकी मदर इस बात से बिल्कुल ही, है ना, निष्फिक्र रहे कि उनकी बेटी उनको छोड़ के जा रही है, वो अकेले रह जाएंगे। शी डज नॉट वॉन्ट हर टू फील दैट सेम पेन जो वो खुद महसूस कर रही हैं, बिल्कुल भी उनको महसूस नहीं होने देना चाहती हैं। ओके, तो ये पार्टिंग वर्ड्स होते हैं। यहां देखो एक और चीज रिपीट हो रही है, all I said, all I did, ये एक्सप्रेशंस रिपीट हो रहे हैं। इनका महत्व है कि उन्होंने और कोई चीज अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दी, बस उन्होंने क्या किया, सी यू सून अम्मा ये कहा और उन्होंने क्या किया, स्माइल किया, बस, है ना। वो फोकस्ड है इस चीज पे कि उनको अपनी मदर को और किसी भी, है ना, थॉट प्रोसेस में नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ, है ना, अश्योरेंस, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत बंधा रही है कि वापस जल्द देंगे, और मुस्कुराते हुए पॉजिटिव नोट पे वो अपनी मदर को छोड़ के, है ना, अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाती हैं। लेट्स क्विकली लुक एट द लिटरेरी डिवाइसेस हियर। वी अगेन हैव सिमिली, हर worn pale as a late winter's moon, राइट, हमने यहां पे ऑलरेडी देखा था, हर worn pale as a late winter's moon, तो यहां पे सिमिली यूज की गई है। ओके, सिमिली यूज की गई है, मेटाफर नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिमिली में एज या लाइक वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, और मेटाफर में हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं, हर फेस वॉज विंटर्स मून। ठीक है, हर फेस वॉज अ विंटर्स मून, तो यहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर है। चेहरा, है ना, सर्दियों का चांद था। अब चेहरा चांद थोड़ी था, लेकिन बताने का अर्थ क्या है, क्या फीलिंग बताना चाहते हैं हम, कि चेहरा सर्दियों के चांद की तरह था। लेकिन यहां पे देखो कोई एज या लाइक वर्ड यहां पे हमने कहीं भी यूज नहीं किया है, डायरेक्ट उनका चेहरा सर्दियों के चांद था। सर्दियों का चांद कहते हैं ना, आप तो ईद का चांद हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो, ईद के चांद की तरह हो गए हो नहीं कहा। हिंदी में भी जब हम ये कहावत, ये मुहावरा, ये, है ना, यूज करते हैं, आप तो ईद का चांद हो गए हो, यानी आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ठीक है, तो ईद का चांद मुश्किल से दिखाई देता है और वेट करते हैं लोग कि ईद का चांद दिखाई दे, है ना। तो उसी तरह से हम मेटाफर है, वो मेटाफर है, यहां पे सिली है, एज वर्ड यूज कर लिया गया है। सेकंड, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज लाइक ऑल आई सेड, ऑल आई डिड। ओके, ऑल आई सेड, ऑल आई डिड, एंड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स लाइक स्माइल। आखिरी लाइन में हमने देखा 3 बार इस वर्ड को रिपीट किया गया है, दिस इज रेपिटेशन। राइमिंग स्कीम, अब देखो राइमिंग स्कीम क्या होती है उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। आई बिलीव मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, you already have an idea of what is a rhyming scheme. Suppose स्टैंजास जो होते हैं, पैराग्राफ नहीं कहते हैं, पोइट्री में जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको स्टैंजा कहते हैं। सपोज एक स्टैंजा है जिसमें 4 लाइनें हैं। ओके, पहली जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड, जैसे गाने होते हैं ना, रिदमिक होते हैं, ठीक है, उनकी एक रिदम होती है, आखिरी वर्ड्स उनके मैच करते हैं लाइंस के, ठीक वैसे ही पोइट्रीज होती हैं। तो सपोज पहले में लास्ट वर्ड है डे, है ना, और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है डिलाइट। ओके, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है से, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्राइट। नाउ इनका साउंड ऑब्जर्व करते हैं, साउंड ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे डे, ठीक है, एक साउंड है, हम इसे कह देते हैं साउंड ए है ये, ठीक है, साउंड ए है ये, इसे हम साउंड ए कह देते हैं। अब देखते हैं दूसरी लाइन क्या मैच कर रही है इस साउंड से, डे डिलाइट नहीं, डिलाइट अलग ही साउंड हो गया, इसको हम कह देते हैं साउंड बी है। फिर आ जाता है से, तो डज इट मैच विद डे, वर्ड, और वर्ड पे मत जाइएगा कि वर्ड मैच थोड़ी कर रहा है सर, साउंड मैच कर रहा है, डे एंड से सिमिलर साउंड है, तो हम वापस कह देते हैं, यहां पे है लाइन नंबर 3 में है साउंड ए, और ब्राइट मैचेस विद डिलाइट, सो दिस इज साउंड बी। तो राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा की क्या हुई, हम राइमिंग स्कीम लिखेंगे ए बी। ऑलराइट, ए बी इज द राइमिंग स्कीम। इज दिस क्लियर?
A B is the rhyming scheme. This poetry is depressing. Yes, this is depressing. तो हम पोइट्री को है ना यूज करते हैं अलग अलग फीलिंग्स, हमने पहले ही डिस्कस किया था, अलग अलग फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। सारी पोइट्रीज हैप्पी नहीं हो सकती, सारी पोइट्रीज एनर्जेटिक नहीं हो सकती, कई बार पोइट्रीज जो है, और इसमें ज्यादातर पोइट्रीज हमारे कोर्स में जो है वो थोड़ी सी है ना लो ऑन द एनर्जी साइड है, ठीक है। एनीवेज वी विल लुक एट दैट पॉइंट, लुक एट द पोइट्रीज फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, बोरिंग ना हो। ये साउंड, ये राइमिंग स्कीम हो गई, ठीक है, इसे हम राइम स्कीम कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था कि यहां पे है ना, इसको हम ऐसे भी ले सकते थे। देखिए सपोज मैंने यहां पे कर दिया चलो यहां पे हम ले लेते हैं डे, और यहां पे हमने ले लिया से, यहां पे हमने ले लिया डिलाइट, और यहां पे हमने ले लिया ब्राइट। ओके, तो अब इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, फटाफट लिख के बताएं, क्विक। अब इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, क्विक 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 क्विक। राइटिंग स्किल, हाँ बिल्कुल राइटिंग स्किल अपन देखेंगे बेटा, ऑब्वियसली पूरा इंग्लिश का कोर्स अपने को नया है, राइटिंग स्किल्स जो है वो भी अपने को देखनी है। बट प्लीज आंसर मी, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा नाउ। जब मैं डे से और डिलाइट ब्राइट ऐसे लिखता हूं तो राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम इज A B। सो क्वेश्चन अगर आए तो ये इस तरह से राइमिंग स्कीम होगा, A B। ओके, यस, सो राइमिंग स्कीम ये हो जाता है, दिस इज द राइमिंग स्कीम। इस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, इट इज एन ओपन वर्स, राइट, इट इज एन ओपन वर्स, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। हम अलग अलग लाइंस ऑब्जर्व करेंगे, एयरपोर्ट्स, यार्ड्स, वॉन, राइट, ओल्ड, फियर, अम्मा, स्माइल, अलग अलग साउंड के वर्ड्स हैं, अलग अलग साउंड के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। यहां एक और पोएटिक डिवाइस यूज की जा सकती है, राइट, और हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एंजाममेंट, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज नोन एज एंजाम्बमेंट। ये क्या होता है, एंजाम्बमेंट इज जब आप एक लाइन को है ना, एक लाइन में एक्सप्रेस की हुई आइडिया को है ना कंसेक्यूटिव लाइंस में, उसकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या सेकेंड या सिर्फ सेकेंड लाइन में या और भी कंसेक्यूटिव लाइंस में जब आप एक्सप्रेस कंटिन्यू करते हो तो उसे हम कहते हैं एंजाम्बमेंट। देखो ये इसका अर्थ यहां पे है ना फिनिश नहीं हुआ है यहां पे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, यहां पे इसका अर्थ खत्म नहीं हुआ है, तो क्या किया पोएट ने, इसको कंटिन्यू किया है नेक्स्ट लाइन में, दिस इज एंजाम्बमेंट। व्हेन अ पर्टिकुलर आइडिया इज एक्सप्रेस्ड और कंटिन्यूड इन द सेकेंड, थर्ड और कंसेक्यूटिव लाइंस, उसे हम कहते हैं एंजाम्बमेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है सारी पोएम्स में होगा ऐसा, सारी पोइट्रीज में है ना ये सारे पोएटिक डिवाइसेस आए, जरूरी नहीं है। ऑलराइट, नाउ इज दिस क्लियर। एंजाम्बमेंट होता है एंजाम्बमेंट, ई है, ENJAMB, enjambment, MENT. Okay, now let us quickly move to the next part, jostle with the words. Now let's दो हाथ करते हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहां, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। डोज, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, डोज का मतलब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। सो डोज का मतलब होता है नींद ले लेना, सो जाना, राइट। द चाइल्ड डोज्ड ऑफ बिकॉज शी वॉज टू वीक या टू टायर्ड, टू एग्जॉस्टेड, ठीक है, राइट। ऑल टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, जब हम पोएट्रीज करेंगे तो बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस आएंगी बेटा, और वो हम डिस्कस करेंगे, राइट, हम डिस्कस करते रहेंगे। सो द चाइल्ड डोज्ड ऑफ, द चाइल्ड डोज्ड ऑफ, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं डोज को, राइट। सेकेंड, द सेकेंड वन इज एशन, ठीक है, एशन एडजेक्टिव है, ऐश की तरह, है ना, कलरलेस या पेल बिकॉज ऑफ इलनेस और ओल्ड एज। कैसे यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूसेज गिवन इन द पोएट्री, कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसे इस तरह से ले सकते हैं, the king's face lost the glow
and appeared ashen. Okay, the king's face lost the glow and appeared ashen. तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. कैन वी टेक फुल मार्क्स इन इंग्लिश? हाँ इमाजी बेटा, इंग्लिश में फुल मार्क्स भी आते हैं. आप स्पेसिफिक, लूसिड, फ्लूइड इंग्लिश में, फ्लुएंट इंग्लिश में आप लिखिए, राइट, आइडियाज को प्रिसाइजली प्रेजेंट कीजिए और आपको फुल ऑन मार्क्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, राइट. आप पिछला ट्रैक उठा के देखिए रिजल्ट का, बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं. इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग. डू नॉट टेक इट लाइटली, राइट. आई नो दैट साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं, but this is the gravest mistake that you people make. I'm not saying everybody, but many of you. Why? English is a very scoring subject and imagine आपका जो overall score है वो कितना हाइक पे चला जाता है जब आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो, राइट. तो और ये उतना भी टफ नहीं है जितने आपके बाकी मेन सब्जेक्ट्स हैं, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह. तो उन पे आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है. यहां आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करो, थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान दो, थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी ग्रामर है ना सही होनी चाहिए. बस दैट्स इट, आपका काम हो जाता है. इजीली आप स्कोर करते हो इससे ऊपर, है ना. इंग्लिश में, इंग्लिश की बात करो, इससे ऊपर इजीली आप स्कोर कर सकते हो. बस थोड़ा सा आपने को कंसंट्रेट करना है एंड आई प्रॉमिस ये स्कोर आप आराम से, एंड दिस इज द बेसिक मिनिमम कह रहा हूं मैं, ओके, ये मिनिमम कह रहा हूं, ये आराम से हम क्रैक कर सकते हैं. हाउ टू लर्न इंग्लिश, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? वेरी सिंपल, जस्ट टॉक एंड थिंक. ओके, थिंक इन इंग्लिश. हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम ना हिंदी में सोचते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में सोचते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द वर्स्ट वे. ओके, द सिंपलेस्ट वे इज टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. और क्या सोचे सर, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, सिंपल, अरे मैं खाना खा रहा हूं, वही सोच लो इंग्लिश में, आई एम हैविंग फूड. कितना टाइम लगा. और आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं यार, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोगों के लिए बहुत आसान है अंग्रेजी पे पकड़ बनाना. हवा नहीं है यार, इट्स अ लैंग्वेज. ओके, जैसे आपने अपनी मदर टंग सीखी है वैसे ही आप ये लैंग्वेज भी, आई एम श्योर कि आप लोग आराम से सीख सकते हो. यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. ऑलराइट, वी विल कीप डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजीज. ओके, द नेक्स्ट वर्ड, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, एशन. उसके बाद कॉर्प्स. हमने ये देखा था, कॉर्प्स का मतलब होता है ना मृत शरीर. किसका? इंसान का, ह्यूमन, राइट. इंसान का मृत शरीर जो होता है उसे हम कॉर्प्स कहते हैं. और एक और वर्ड हमने देखा था, कैरकस. कैरकस होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, राइट, डेड बॉडी ऑफ एनिमल. ऑलराइट, ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं. आफ्टर द फ्लड ओनली corpses were seen floating on the water. फ्लड के बाद सिर्फ शव ही शव नजर आ रहे थे पानी पे तैरते हुए. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे लिए? स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट, रनिंग, तेज दौड़ना, उसेन बोल्ट. उससे आप याद रख सकते हो स्प्रिंटिंग, राइट. तो कैसे यूज करें? द चाइल्ड वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन स्प्रिंटिंग. ओके, प्रथम पुरस्कार, पहला, है ना, उसे पहला प्राइज मिला स्प्रिंटिंग में, राइट, यानी तेज भागने में उसे फर्स्ट प्राइज मिला. सो द चाइल्ड वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन स्प्रिंटिंग. तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पिलिंग. स्पिलिंग का मतलब टू कम आउट ऑफ अ प्लेस एंड स्प्रेड आउट क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शन. फटाफट इधर उधर, है ना, स्प्रेड हो जाना, उसे हम स्पिलिंग कहते हैं. ओके, बच्चे स्पिल आउट कर रहे थे अपने घरों से, हमने देखा था. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज वॉन. वॉन, कलरलेस. वॉन का मतलब होता है फीका पड़ा हुआ, रंगहीन, कलरलेस. ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज एक. एक इज टूथेक, हेडेक, दर्द. ओके, पेन. ऑलराइट, नाउ लेट्स वेरी क्विकली मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ एक्सप्रेशंस जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई सॉ माई मदर सिटिंग बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है इस एक्सप्रेशन का। तो आप क्या बताओगे? शी फेल asleep and her mouth just opened. Okay, her mouth just gaped. Okay, gape का मतलब होता है ओपन हो जाना, गैप नहीं, गेप. ओके, डोर्स ओपन माउथ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मूविंग कार एंड बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज. उनकी मदर का चेहरा है ना, उनका मदर का मुंह खुला का खुला रह जाता है नींद के कारण. ऑलराइट, नेक्स्ट. नहीं, दीज आर नॉट एनसीईआरटी क्वेश्चंस यार. एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहाँ पे फिलहाल नहीं ले रहे हैं हम, राइट? हम एक्सप्रेशंस देख रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. हमने देखा ये इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सप्रेशन. एक तो यहाँ पे सिमिली है, दूसरा ये इफेक्ट बताने के लिए, दर्द बताने के लिए, तकलीफ बताने के लिए कि उनकी दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है मदर का चेहरा देख के, कि किसी मृत शरीर की तरह है. डर लगने लग जाता है उनको, राइट, कि कहीं उनकी मदर उन्हें छोड़ के ना चली जाए. शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. नाउ हियर शी कम्स टू टर्म्स विद रियलिटी. शी इज एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि उनकी मदर बूढ़ी हो गई हैं. जितनी बूढ़ी दिख रही हैं एक्चुअली उतनी बूढ़ी हैं. सो सच्चाई, रियलिटी, हकीकत से वो क्या हो रही हैं? रूबरू हो रही है. हाउ टू इंप्रूव ग्रामर? बेटा पहले लैंग्वेज इंप्रूव करो अपनी, है ना, उसके बाद सौम्य जैन आप लैंग्वेज इंप्रूव कीजिए, बोलना सीखिए. ग्रामर जिसने भी ग्रामर बनाई थी भाषा सीखने के बाद बनाई थी. तो टेंशन मत लो. फर्स्ट वर्क ऑन योर स्पोकन इंग्लिश पार्ट एंड देन यू कैन रिमूव योर हेजिटेशन कि मुझे बोलना नहीं आता है, ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा. है ना, तेल लेने जाए यार, ये और वो जो सोचना है सोचें. हम अपने आप को इंप्रूव करने का प्रण ले सकते हैं. ओके, वी कैन इंप्रूव. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मेनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? ये दो चीजें, दो एलिमेंट, यूथफुल एलिमेंट है. एनर्जी दिखाई जा रही है ना, वाइटैलिटी दिखाई जा रही है, शरीर की ताकत, शक्ति और यूथ बताया जा रहा है. दिस इज वाई दीज टू एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट. ये दो एलिमेंट्स, नेचर के एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, है ना. बच्चे नेचर का एलिमेंट है, ट्रीज, और ह्यूमन एलिमेंट है छोटे छोटे बच्चे. मेरी, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी देखो दिया हुआ है, मेरी. ओके, हैप्पी चिल्ड्रन, यंग ट्रीज. तो क्या इंपॉर्टेंस है? यूथ बताने के लिए. एक तरफ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू क्या दिख रहा है? मदर का मुरझाया हुआ चेहरा, दूसरी तरफ ये इतने खूबसूरत सा नजारा इनको देखने को मिल रहा है. द नेक्स्ट वन इज I looked at her, worn pale as a late winter's moon. हमने देखा था ये जो कंपैरिजन है मून के साथ, जो कंपैरिजन किया गया है, विंटर मून, समर मून नहीं दिया यहाँ पे, राइट, बिकॉज इट इज ब्राइट इनफ, राइट. सो विंटर मून का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस सिंबलाइजेज इनएक्टिविटी. ओके, इनएक्टिविटी. और मून, सर्दियों का चांद, फीका, डल, राइट. जो ब्राइटनेस है उसकी वो कम पड़ी हुई है, चांदनी फीकी पड़ी हुई है. वो इफेक्ट दिखाने के लिए उनकी मदर का चेहरा भी क्या हो गया है? कलरलेस, पेल, फीका पड़ चुका है, डल पड़ चुका है. इश्यू एट योर एंड. ऑलराइट, सो नो, इट हैज नॉट एंडेड. अफीफा, इट हैज नॉट एंडेड. तो अब हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, राइट. फटाफट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से. टर्म 1 में आपके जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज बड़े ट्रिकी होते हैं. ऐसा लगता है आइसिंग ऑन द केक है, ठीक है, लेकिन हम, है ना, उसको खा लेते हैं. चेरी ऑन द केक है, खा लेते हैं, बट नो, दे आर वेरी ट्रिकी. ध्यान रखिएगा, वहां पे आप अपने आप को फन्ने खा मत समझिएगा बेटा. ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही लगा, हमने टिक कर दिया टाइम बचाने के लिए. डोंट मेक दैट मिस्टेक, यू माइट बी रॉन्ग. So have patience. It is a test of your patience and your intelligence. तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सारे पढ़िएगा और फिर द बेस्ट एंड द नियरेस्ट जो है वो आंसर टिक कीजिएगा. कुछ आंसर, कुछ ऑप्शन सिमिलर से दिखेंगे, आपको लगेगा यही होगा आंसर, है ना. हमने ए पढ़ा, गलत लगा, बी पढ़ा, सही लगा, हमने टिक कर दिया. यू माइट एंड अप ticking the wrong answer. Okay, so what you have to do is be very very careful, read all the options. देखिए ये ट्रिक हम अपनाएंगे जब हम, है ना, सीन और अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे, ठीक है. ये ट्रिक हमें वहां भी अपनानी है. क्वेश्चंस अच्छे से पहले पढ़ लें, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, फिर वो पैसेज पढ़ेंगे हम. ओके, वी विल टॉक एट लेंथ अबाउट इट लेटर ऑन. तो ऑप्शंस सारे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद अटेम्प्ट करना है. इन द पोएम आई इज रेफर्ड टू, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है, इसको हम कहते हैं
फर्स्ट पर्सन नरेशन, यानी आई वर्ड यूज करके पोएट या राइटर या ऑथर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है यहां पे, कौन है आई? कमलाज मदर। देखो ऑप्शन हो सकता है, मेंशन किया गया पोएम में, एन ओल्ड वुमन। ये कौन है? ये ऑब्वियसली कौन है? कमला की मदर है, कमला दास हरसेल्फ और द ड्राइवर्स मदर। हम कैंसलेशन कैसे करेंगे? कमला की मदर आई नहीं है, वो कहानी नहीं सुना रही है, ये ओल्ड वुमन खुद कमला की मदर है, अपने आप ये इंटरडिपेंडेंट है, कैंसिल हो गए। कमला दास कुड बी, ओके, द ड्राइवर्स मदर। ड्राइवर के बारे में ही कोई मेंशन नहीं है, तो उनकी मदर को तो छोड़ दो यार, राइट, दूर की बात है। तो कमला दास इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट लॉजिकल आंसर। ओके, नेक्स्ट next is the poet was, what was the poet doing? Okay, very tricky. Traveling to Cochin, traveling from Cochin, traveling to her friend's house, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ऐसा कोई मेंशन है नहीं। ट्रैवलिंग विद इन कोचिन, देखो प्रेपोजिशंस इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशंस इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, ध्यान रखना, गलती मत करना कि ऑप्शन पढ़ा और टिक कर दिया। ये ऑप्शन अगर पहले होता है फ्रॉम कोचिन, कोचिन वर्ड पढ़ते ही टिक कर दिया, वेरी रॉन्ग डिसीजन। क्या करना है? ट्रैवलिंग टू कोचिन, कोचिन की तरफ जा रही थी, एग्जैक्टली हमने पहले कुछ एक लाइन में पढ़ा था, ट्रैवलिंग टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, राइट, फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। तो टू कोचिन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसे टिक करेंगे। फ्रॉम कोचिन नहीं, विद इन कोचिन नहीं, अभी कोचिन पहुंची नहीं है वो। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is, the poet uses the expression ashen face to signify. ashen face क्या signify करता है? फटाफट ऑप्शंस दिए हुए हैं आप लोगों के सामने, बताएं। ashen face इसका आंसर, ashen face क्या signify कर रहा है? let me just move aside. ऑप्शंस हैं आपके सामने, childhood friend, childhood fear, right, mother's pale lifeless face और her own aging face। क्या चीज, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताएं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा सही आंसर है? चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं, एशन फेस चाइल्डहुड फ्रेंड, ये कोई मेंशन हमें दिखाई नहीं यहां पे, राइट, कोई मेंशन नहीं दिखा। हर चाइल्डहुड फियर मे बी वन ऑफ द आंसर्स। हर मदर्स पेल लाइफलेस फेस, ओके, इसका भी मेंशन है। हर ओन एजिंग फेस, फॉरगेट अबाउट दिस, उनको बिल्कुल कहीं फिक्र है ना करते हुए नहीं दिखाया गया है पोएट्री में। बी और सी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या एशन फेस उनके चाइल्डहुड का फियर है? नहीं, इसकी वजह से ये जागा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? हर मदर्स पेल लाइफलेस फेस, दिस इज द राइट आंसर। उनकी मदर का है ना फीका पड़ा हुआ, देखो यहां पे दिया हुआ भी एशन है ना, पेल लाइफलेस फेस, एशन फेस, तो पेल लाइफलेस फेस जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The expression dozed open mouthed signifies, क्या signify कर रहा है? Sleep is necessary, of course it is necessary, सबके लिए जरूरी है, बट क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि नींद लेना जरूरी है? नहीं। ओपनिंग माउथ डजन टाइम्स, कंफ्यूज मत हो नहीं यार, डोज और डजन है ना, वर्ब की है ना पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डजन इज समथिंग एल्स, right? It is a unit, 12 units together is dozen. So opening mouth dozen times नहीं। colorless and open mouth, okay, this could be an option। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी open mouth दिया हुआ है, we can consider it। and the last one is lack of control of facial muscles during sleep, this is the most appropriate one। कैसे सर? ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, these two are invalid points। सर ये वाला पॉइंट इनवैलिड क्यों है? कलरलेस जो है, देखो ओपन माउथ तो यहां पे मैच हो रहा है, राइट, लेकिन कलरलेस डोज का मतलब कलरलेस नहीं होता है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीच आवर करेक्ट आंसर, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ फेशियल मसल्स ड्यूरिंग स्लीप। मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कंफ्यूजिंग आंसर्स हो तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकें, यू कैन जज फॉर योरसेल्फ। ओके, नाउ all right, the next set of questions, what is the painful realization? वो दर्द भरा एहसास क्या था, वो दुख भरा एहसास क्या था? she is aging, her mother is falling asleep, she is leaving her mother's house, her mother appears dull due to age। she is aging, उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। her mother is falling asleep, क्या इस बात से वो तकलीफ में आ जाएंगी? वेरी फनी, ये इस बात से तकलीफ में तो नहीं है कि मेरी मम्मी
मम्मी सो गई, अब मैं रास्ते पर मैं अकेली बैठी रहूंगी, क्या करूं, राइट, लूडो खेल लो। तो वो इस बात से तकलीफ में नहीं है, हर मदर इज फॉलिंग अस्लीप, इनसिग्निफिकेंट। दो ऑप्शंस अब हमारे सामने है ना, ये वैलिड आंसर्स लग रहे हैं। इज द पेनफुल रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ हर मदर्स डल फेस, और इज इट बिकॉज शी इज लिविंग हर मदर्स हाउस? दिस इज ऑलवेज पेनफुल फॉर अ मैरिड वुमन, मां का घर छोड़ना, राइट। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स वो तकलीफ में है, लेकिन यह पर्टिकुलर रीजन नहीं है। दर्द भरा एहसास उनको इस बात से होता है कि उनका मदर का चेहरा डल हो चुका है ओल्ड एज के कारण। सो दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, स्प्रिंटिंग मीन्स अ शॉर्ट फास्ट रेस। पहला ऑप्शन सबसे वैलिड लग रहा है। लेट्स ऑब्जर्व, वॉकिंग एज इफ रनिंग, दिस इज नॉट वैलिड। रनिंग लाइक ट्रीज, पेड़ दौड़ते नहीं है, रनिंग लाइक ट्रीज हो नहीं सकता। रनिंग अराउंड द ट्रीज, नहीं, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सो सबसे करेक्ट आंसर होगा इट इज अ शॉर्ट फास्ट रेस, राइट। उसेन बोल्ट बाबा को याद करते रहना जब भी स्प्रिंटिंग है ना दिमाग में आए। ओके, द नेक्स्ट वन, इन शॉर्ट द थीम ऑफ द पोएम इज फीलिंग ऑफ लव एंड हेट्रेड, fear of being bereaved of mother। अब देखो यार, ये जो वर्ड है बड़ा है ना, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, भारी भरकम वर्ड है, bereaved। ओके, bereave का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। ओके, separated, ऑलराइट, सेपरेट हो जाना। तो यहां पे फीलिंग ऑफ बीइंग bereaved of the mother, मम्मी से दूर हो जाना। एक चीज याद रखना, bereave of होता है, bereave के साथ हमेशा यही प्रीपोजिशन लगेगा, ध्यान रखना, हमेशा यही प्रीपोजिशन लगेगा bereave के साथ। सो is it feeling of love and hatred? Is it the fear of being bereaved of the mother? Is it fear of separation from your neighbor? neighbor का कोई मेंशन नहीं है, invalid, and none of the above। कई बार ये none of the above भी सही हो जाता है, ध्यान रखना। ओके, अच्छे से ऑब्जर्व करना, इसीलिए कहता हूं कि सारे ऑप्शंस पढ़ लेना। सो हेट्रेड की कोई फीलिंग यहां पे है नहीं, लव एंड इमोशन जरूर है। सो फियर ऑफ बीइंग bereaved ऑफ द मदर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, all I did was smile and smile and smile shows acceptance of reality, remorse, guilt या फिर anger। remorse का मतलब क्या होता है? remorse का मतलब हो गया a feeling of guilt, a feeling of repentance। ओके, पछतावा किसी चीज का, है ना। गिल्ट क्या हो गया? मान लो जब आपको ये लगता है कि मैंने ये गलती कर दी, ठीक है, गिल्टी फील कर रहे हो, तो वो फीलिंग होती है गिल्ट वाली फीलिंग। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये फीलिंग थी या नहीं थी, लेट अस कंसीडर। सो दैट इज गिल्ट। यहां पे रिमोर्स या गिल्ट नहीं है, वो मुस्कुराती हैं तो गिल्ट से उस जिसे कहते हैं कि एक अपराध बोध से नहीं हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, अपने आप को अपराधी नहीं मान रही हैं। पछतावा थोड़ी हो रहा है उनको, पछतावा थोड़ी हो रहा है किसी चीज का कि मम्मी से दूर हो रही हूं और मैं मुस्कुरा देती हूं। नो, दीज टू आर नॉट वैलिड। एंगर, अपनी मदर पे किसी भी प्रकार का एंगर नहीं एक्सप्रेस कर रही है वो। The only one correct is acceptance of reality। Okay, acceptance of reality। मुस्कुरा रही हैं ये रियलाइज करके कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है, मदर से दूर जाना पड़ेगा। बूढ़ी है उनकी मम्मी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सच्चाई को उन्हें मानना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, द पोएम ड्रॉज कंपैरिजन बिटवीन। यहां कंपैरिजन का मतलब है टू ब्रिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ओके, किन दो मेन एलिमेंट्स को यहां पे बताया गया है। सो इज इट चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स? नहीं, चिल्ड्रन तो हैं लेकिन फ्रेंड्स यहां पे नहीं है। चिल्ड्रन एंड देयर मदर, ओके, हो सकता है। समर मून एंड विंटर मून, हमें विंटर मून तो देखने को मिल गया था बट देयर वाज नो समर मून। ओके, सो दिस इज इनवैलिड। एंड ट्रीज एंड यंग चिल्ड्रन, देखो यहां पे ट्रिकी है ये वाला, चिल्ड्रन एंड देयर मदर या ट्रीज एंड यंग चिल्ड्रन। सर, ट्रीज एंड यंग चिल्ड्रन के बारे में मेंशन था, इज इट द राइट आंसर? नो, इन लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं किया गया है, इनको कंपेयर किया गया है मदर के ओल्ड एज वाले चेहरे से, है ना। लेकिन यहां पे इनको कंपेयर नहीं किया गया है, ट्रीज एंड यंग चिल्ड्रन को कंपेयर नहीं किया गया एक दूसरे से। सो दिस इज नॉट करेक्ट। एक ही प्लेटफॉर्म पे सेम इंपॉर्टेंस किन दो चीजों के बीच में कंपेयर की गई है? चिल्ड्रन एंड देयर मदर, बच्चे और उनकी मदर, है ना। उन मेन एलिमेंट जो यहां पे बताए गए हैं वो है ये वाला ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट, okay, so the next set of question, the expression on the narrator's face in the end shows क्या? फटाफट बताएं,
फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। हिमांशु अच्छा है यार, मतलब बढ़िया कमेंट कर रहे हो, गुड। आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी। द एक्सप्रेशन ऑन द नरेटर्स फेस इन द एंड शोज शी इज हैप्पी, हर स्माइल इज फेक, हर फेस इज फेक, एंड शी इज बीइंग सार्कास्टिक। व्हाट इज बीइंग सार्कास्टिक? मॉकिंग, टू मेक मॉकरी, ठीक है, मजाक उड़ाना, व्यंग्य करना, कोई कोई है ना ताना मारना, ठीक है, टिप्पणी करना, आलोचना करना। नहीं, वो अपनी मदर की कोई आलोचना नहीं कर रही हैं। सो लास्ट में क्या जो जो एक्सप्रेशन था उनके फेस पे, वो किस चीज का था? इज शी हैप्पी? नॉट एट ऑल, शी कैन नेवर बी, राइट। हर स्माइल इज फेक? यस, हर स्माइल वाज फेक, इट वाज फेक। वाज हर फियर फेक? नो, द फियर इज फॉर रियल। ये डर तो असली था उनके मन का, फेक क्या है? वो स्माइल फेक थी। तो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो क्या बता रहा है? हर स्माइल इज एब्सोल्युटली फेक, नॉट डीप रूटेड। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, व्हाट, ऑलराइट, लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर worthy of appearing in front of you. What was the thought that the poet wanted to put away? क्या डिप्रेसिंग थॉट था जिसको वो वाइप आउट करना चाहती थी अपने दिमाग से? क्या हटाना चाहती थी वो? her mother's age and approaching death, क्या ये विचार हटाना चाहती थी? she was leaving her mother's house, ये विचार हटाना, तो ये विचार उनके दिमाग में चल तो रहा था, लेकिन क्या उस वक्त ये डिप्रेसिंग विचार हटाना चाहती थी? she was also aging and decaying, खुद का बुढ़ापा, द थॉट गोइंग टू कोचिन। ये देखो, ये सारे ऑप्शंस है ना हमें सही लग सकते हैं। द थॉट ऑफ गोइंग टू कोचिन वो उस वक्त नहीं हटाना चाहती थी क्योंकि जाना ही पड़ेगा उनको। शी वॉज एजिंग, शी डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दिस फैक्टर। शी वॉज लिविंग हर मदर अलोन, ये विचार उनके दिमाग में था लेकिन उस वक्त वो नहीं हटाना चाहती थी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज, द मोस्ट फिटिंग आंसर इज हर मदर्स एज एंड अप्रोचिंग डेथ। उनके चेहरे को कंपेयर किससे करती हैं? लाइफलेस बॉडी से, है ना, कॉर्प्स से, कॉर्प्स को है ना कॉर्प्स से कंपैरिजन करते हुए वो उस विचार को दिमाग से हटाना चाहती हैं। उनकी मदर बूढ़ी हो गई है, किस वक्त क्या हो जाएगा पता नहीं। इस विचार को हटाने के लिए क्या करती हैं? खिड़की से दूसरी तरफ देखती हैं और यूथ उनको नजर आता है। ऑलराइट, द पोएट कंपेयर्स हर मदर विद अ लेट विंटर्स मून टू सिग्निफाई। क्या सिग्निफाई किया जा रहा है? क्या सिग्निफाई किया जा रहा है? वो जब विंटर मून से कंपेयर किया, हमने देखा था विंटर और मून दोनों को एक साथ इनएक्टिविटी, पैसिमिज्म एंड डलनेस है ना शो करने के लिए, लॉस ऑफ ब्यूटी। अ मदर इज नेवर अगली फॉर अ चाइल्ड, है ना, बच्चे के लिए कभी मदर बूढ़ी हो जाए तो भी कभी भी अगली नहीं हो सकती। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन आवर लाइफ इज आवर मदर। ओके, मदर सबसे ब्यूटीफुल होती हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं दैट शी हैज लॉस्ट हर ब्यूटी, नेवर, शी हैज नेवर मेंशन्ड इट। कूल एंड काम एटीट्यूड ऑफ मदर, यो चिल ब्रो, है ना, मदर क्या कर रही है? टेंशन फ्री होकर सो गई, राइट? नहीं, ऐसा भी नहीं है, राइट? द ग्लो ऑन हर फेस लाइक द मून, चेहरे पे चमक चांद की तरह? नो, चमक तो फीकी पड़ गई थी। सो सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ वाइटैलिटी एंड चार्म ऑन हर फेस। स्ट्रेंथ, है ना, वो जिंदा दिली, वो आभा, वो चमक, वो उनके चेहरे से जा चुकी है, राइट? और इसी वजह से वो कंपेयर करती हैं, है ना, सर्दियों के चांद के साथ, कि सर्दियों का चांद जैसा फीका पड़ जाता है वैसे उनकी मदर का चेहरा फीका पड़ गया है। ऑलराइट, वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. I remind you all, 6:45 we are going to take another session from Flamingo poetry section. Okay, please do join it and go through it, right? I hope you went through the session with the utmost concentration. आने वाले सेशंस में भी हम पोएट्रीज देखेंगे, हम राइटिंग सेक्शन देखेंगे, हम और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, राइट? और आपको जो भी डाउट्स हो आप प्लीज लिख सकते हो, राइट? एंड आपने कमेंट पढ़ा नहीं, प्लीज गिव मी सम एडवाइस, स्पीच फॉर स्पीकिंग स्किल्स। बेटा आप स्पीकिंग अगर अपना इंपॉर्टेंट इतना मानते हो, इतना आप अगर इंप्रूव करना चाहते हो, सिंपलेस्ट मैंने जो आपको तरीका बताया था वो ये है कि आपको सोचना पड़ेगा अंग्रेजी में, है ना, और हेजिटेशन भुला दो। कहीं आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गए तो होने दो, कोई बात नहीं, हर इंसान गलतियां करते। देखो हम अपने बचपन में when we were quite young, we were learning language, तब हम मिस्टेक करते थे ना, जो भी अपनी मदर टंग है उसमें भी। तो फिर
उस वक्त जब आप मिस्टेक कर करके सीखे थे, द सेम अप्लाइज विद इंग्लिश ऑल्सो. यू विल मेक मिस्टेक्स, you will have your drawbacks, and then fighting those drawbacks and mistakes, covering up those mistakes, you will learn. But the important thing is shed your hesitation. Okay, start believing in yourself and take that step. Speak. मैं भी कोई अंग्रेजों के घर पैदा नहीं हुआ, या कोई भी इंडियन जो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है वो अंग्रेजों के घर तो पैदा नहीं हुए, राइट? और राइट फ्रॉम डे वन अंग्रेजी बोलना शुरू नहीं की थी हम में से किसी ने भी. द बेस्ट पार्ट इज हम सब इंग्लिश से घिरे हुए हैं. आधी से ज्यादा जो हम वोकैबुलरी यूज करते हैं वो इंग्लिश में होती है यार, राइट? दैट इज द बेस्ट पार्ट. ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन. अपने आप से बोलना शुरू कर दो यार, राइट? जब आप फ्री होते हो, अपने आप के साथ होते हो, उस वक्त बोलना शुरू करो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. विल लुक एट मोर ट्रिक्स एंड मोर वेज ऑफ हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, ओके, इन द कमिंग सेशंस. स्टोरीज भी कवर करनी है, लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं बहुत सारी, वो भी कवर करनी है. कैरेक्टर स्केच वगैरह देखेंगे, उनके कॉमिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, उनके सैड एस्पेक्ट्स देखेंगे. एवरीथिंग वी विल कवर. ओके, जो भी डाउट्स होंगे वो आपके मैं बीच बीच में लेते रहूंगा, राइट? थैंक यू वेरी मच and see you at 6:45. All right, thank you.